हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियोस में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। मतलब किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये भी देखा गया कि उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वह टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर पे किस प्रकार डिपेंड करता है वही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये देखा कि कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। इस कंडक्टर को जब हम हीट करते हैं, कंडक्टर मतलब एल्यूमिनियम, कॉपर या सिल्वर, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो देखा गया कि जब इस कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। मतलब इसका जो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। लेकिन ये जो घटना हो रही है ये सिर्फ कंडक्टर में होती है। अगर हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात किया जाए तो उसमें इसका अपोजिट होता है। किसी इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है। ये जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल्स में पढ़ा जाएगा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। हम यहाँ पर प्रयोगों द्वारा देखते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में ठंडी में नॉर्मली 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है तो उस समय इसी कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाए और उसका 20 ओम आ रहा है तो यही कंडक्टर गर्मी में जब 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो उस समय ये 30 ओम तक हो सकता है। मतलब ये कुछ न कुछ बढ़ा रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अब कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये हम डिटेल्स समझते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, इस ग्राफ को हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस को लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है हमने एक वायर या कंडक्टर हमने मैन्युफैक्चर कर दिया, बना दिया, तो अब उसका लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग चेंज कर ना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हम टेम्परेचर तो चेंज कर सकते हैं ना। टेम्परेचर तो हमारे हाथ में है, हीटर पे रख के गर्म कर दो, चाहे जैसे गर्म कर दो। ठीक है, तो टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर रखें, ये हमारे हाथ में है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे हाथ में है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, इसको हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट जो होता है उसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो प्रयोगों में ये देखा गया कि यदि कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, वह टेम्परेचर जिसमें कोई पानी बर्फ बन जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है, उसके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो R0 थी। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस R0 था। मतलब उस कंडक्टर को जम्मू कश्मीर में मैं रखा था जहाँ 0 टेम्परेचर था, तो उसका रेजिस्टेंस R0 था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको धीमे धीमे गर्म करना शुरू किया। तो जब धीमे धीमे हम गर्म कर रहे थे तो हम मल्टीमीटर में देख रहे थे कि उसका रेजिस्टेंस भी उसी सीक्वेंस में बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मान लीजिए 0 से हम 1 डिग्री बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, 20 डिग्री, 35 डिग्री, ऐसे बढ़ाते गए तो देख रहे हैं कि लीनियरली ये बढ़ता जा रहा है। मतलब जो रेजिस्टेंस उसका बढ़ रहा है वो टेम्परेचर के लीनियरली बना रहा है, एक लाइन बना रहा है, एक रेखीय रेखा बना रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 0 से बढ़ाते गए और कोई T1 टेम्परेचर हम ले लेते हैं कि T1 टेम्परेचर तक हमने उसको गर्म किया तो उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, T1 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया और उसका टेम्परेचर हमने मल्टीमीटर से नापा तो R1 मिला। ऐसे फिर गर्म कर देगा, 50 किया, 60 किया, 100 किया, 150 किया और कुछ T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गर्म किया तो उसका जो टेम्परेचर मिला R2 मिला। T2 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला,
R2 मिला। ठीक है, यहाँ तक का कहानी समझ गए होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी कंडक्टर का यदि रेजिस्टेंस R0 है और उसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं T1 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका टेम्परेचर देखते हैं कि R1 हो जाता है, और उसको और गर्म करते हैं और गर्म करते जाते हैं तो T2 डिग्री सेल्सियस पर यदि उसका टेम्परेचर R2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है कि अगर हम 0 से T1 तक टेम्परेचर लिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस था R0 था और T1 डिग्री सेल्सियस पर R1 था, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ा? रेजिस्टेंस R1 इस समय क्या है R1, अब पहले कितना था R0 था। मतलब क्या होगा, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ है इसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, R1 माइनस R0। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर रहा है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल रेजिस्टेंस के। मतलब स्टार्टिंग रेजिस्टेंस या 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि यह रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है जब हमने इसको T1 डिग्री गर्म किया है। ठीक है, और यही कितना रेजिस्टेंस बढ़ा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1। मतलब कितने टेम्परेचर तक हम इसको गर्म किए हैं इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है ये उसके इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उस कंडक्टर का टेम्परेचर हम कितना बढ़ा रहे हैं, 0 से T1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो मतलब उस टेम्परेचर T1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस में जो इंक्रीज होता है, जो बढ़ता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अभी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जब 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में होती है तो वह उनके मल्टीप्लिकेशन के भी प्रोपोर्शनल में होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक पॉइंट निकल जाएगा R1 माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R0 इंटू T1। ठीक है, ये हमको रिलेशन देना। अब इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट, और ये अल्फा जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वल में चेंज हो जाता है। तो R1 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा 0 R0 T1, वेयर अल्फा 0 इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, जहां अल्फा 0 एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अल्फा 0 टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। अब आगे क्या कहानी बढ़ती है, यहाँ हमने देखा कि R1 माइनस R0 इज इक्वल टू अल्फा 0 R0 T1, ये रिलेशन हमको मिला है जहाँ अल्फा 0 उस कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम R0 को उधर भेजते हैं तो R0 माइनस उधर जाए प्लस हो जाएगा, अल्फा 0 R0 T1, R1 इज इक्वल टू R0 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये एक इक्वेशन मिलता है जो R1 रेजिस्टेंस R0 और टेम्परेचर कोएफिशिएंट और टेम्परेचर में रिलेशन को बताता है। तो R1 ये हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया है कि R0 से हमने R2 तक टेम्परेचर बढ़ाया है। ठीक है, तो सिमिलरली इसका भी इक्वेशन इसी तरह बनेगा कि R0 इसका इनिशियल रेजिस्टेंस था और हमने T2 डिग्री तक गर्म किया तो इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। तो यहाँ पर सिमिलरली R2 का जो वैल्यू होगा इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे
तो इसका वैल्यू भी R01 प्लस अल्फा 0 T1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जहाँ पर R1 क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस R1 हो गया है, वही R1 है। R2 क्या है, T2 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर जितना रेजिस्टेंस R2 हुआ है वही R2 है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम R0 बोल रहे हैं। T1 क्या है, सॉरी ये R2 मैंने लिखा है, ये T2 डिग्री टेम्परेचर गर्म किया है तब यहाँ पर R2 आया है, इसलिए हम यहाँ पर T2 लेंगे। जितनी डिग्री गर्म करते हैं उतना टेम्परेचर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना उसका रेजिस्टेंस है, और अल्फा 0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ताप गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये हम दो इक्वेशन पाए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड से सेकेंड को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि R2 अपान R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T2 R0 1 प्लस अल्फा 0 T1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ये R0 कट जाएगा और हो जाएगा R2 अपान R1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 T1 T2 अपान 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये हमको किन्हीं दो रेजिस्टेंस का रिलेशन मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। यदि हम इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, जैसे हम क्या है, प्रारंभिक जो रेजिस्टेंस 0 डिग्री को मान रहे थे R0। ठीक है, यदि हम T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे R1 मान रहे हैं उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और T2 डिग्री सेल्सियस पे हम R2 मान रहे हैं। ठीक है, और यदि T1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसको हम मानते हैं अल्फा 1। T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है, और इसी टेम्परेचर पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट, देखिए टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसका कोफिशिएंट भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसको अल्फा 1 मानते हैं और T2 पर R2। तो सिमिलरली यही रिलेशन बनता है जो हम लोग बनाए थे ना, कि T2 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस R2 का जो वैल्यू होगा उसके इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट, यहाँ पर इनिशियल R1 माने हैं तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1 होगा। पिछले इक्वेशन में हम R0 टू R1 इक्वेशन लिख रहे थे, तो इसलिए हम इसको R0 ले रहे थे। दूसरे इक्वेशन में हम R0 टू R2 लिख रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पर R0 ले रहे थे। अब हम सिर्फ R1 और R2 के बीच का इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, कि T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है उसका इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो R2 का जो वैल्यू होगा R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1। अब देखिए, अब टेम्परेचर बढ़ा कितना है, पहले टेम्परेचर T1 था, अब हो गया T2, मतलब कंडक्टर का ऑलरेडी हमने 20 डिग्री टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ा दिया है, अब उसको हम बढ़ा करके 45 डिग्री कर दिया। तो मतलब 20 डिग्री से 45 डिग्री किया, मतलब कितना बढ़ा, 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 डिग्री हमने बढ़ाया। मतलब टोटल में से कितना पहले था घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अर्थात T2 में से T1 अगर घटा दिया जाए, T2 में से T1 घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर बढ़ा था।
तो ये हमको एक रिलेशन मिलता है R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1। सिमिलरली तीनों इक्वेशन सेम था। वहाँ पर हम इनिशियल R0 रेजिस्टेंस लिए थे, यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस R1 लिया है। ठीक है, अब हमको जो है अगर इसको यहाँ पर भेज दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो R2 अपान R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। ठीक है, अब अगर ये इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आप क्या देख रहे हैं, अगर इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर किया जाए तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, R2 अपन R1 R2 अपन R1। अब किसी भी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो उसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर इस इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपान 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये हो जाएगा, ये हम इन दोनों इक्वेशन को देख करके समझ गए। अब आगे क्या कहानी बनती है, अब हम क्या चीज सिद्ध करना चाहते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यदि 1 को हम राइट हैंड साइड भेज दें तो अल्फा 1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 T2 अपान 1 प्लस अल्फा 0 T1 माइनस 1। उधर जाके 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा 1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस, इसमें 1 का मल्टीप्लाई जाएगा माइनस 1 का, 1 माइनस अल्फा 0 T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T1। अब 1 में से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा 0 T2 अल्फा 0 T1, अल्फा 0 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि अल्फा 1 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा 0 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा है ब्रैकेट में T2 माइनस T1, नीचे क्या है 1 प्लस अल्फा 0 T1। और यहाँ क्या देख रहा है T2 माइनस T1 यहाँ पे है, T2 माइनस T1 यहाँ पे है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या होगा ये दोनों यहाँ से कट जाएगा। तो लास्ट में हमको निष्कर्ष क्या मिलता है, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 0 1 प्लस अल्फा 0 T1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि T1 डिग्री सेल्सियस पर जो उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट था वो R1 और 0 डिग्री सेल्सियस पर उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट R0 था, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। मतलब अगर किसी टेम्परेचर पर हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना हो, मतलब T1 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, अगर आपको उसके 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कोफिशिएंट पता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई कंडक्टर रखा है, आप चाहते हैं जानना कि 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग कंडक्टर का कांस्टेंट वैल्यू होता है। कॉपर है तो उसका फिक्स होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। एल्यूमिनियम है या सिल्वर है, कोई भी कंडक्टर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका कितना टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा ये फिक्स होता है। ठीक है, अब उसको कितने टेम्परेचर पे निकालना है इस फार्मूले में रखकर हम उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। 50 डिग्री पे निकालना है तो T1 की जगह 50 लिख देंगे तो हमको अल्फा 50 का मान पता चल जाएगा। अगर आपको 200 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है तो अल्फा 200, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पर उस कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि अल्फा 0 का वैल्यू रख देंगे अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 इंटू 200। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें यही पता चलता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, और किसी भी कंडक्टर का जब हम रेजिस्टेंस बढ़ाते टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी प्रोपोर्शनल में
उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये हमने सीखा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या, बढ़ना मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर, ये बहुत अच्छी चीज याद करने वाली है कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसको याद करना है, क्योंकि जो इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। और निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, इसीलिए उसका जो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है उसका निगेटिव वैल्यू आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।